हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाब होप जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th क्लास के गणित विषय में आपको कल द्विघात समीकरण के बारे में बताया था। द्विघात समीकरण के जो मूल है उनकी प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार के होते हैं और उनको कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आपको मैंने गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र और पूर्णांकों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि के बारे में बताया था। द्विघात जो समीकरण है उनके जो मूल होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो दोनों मूल समान हो सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं और वास्तविक मूल विद्यमान होते हैं। लेकिन अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो दोनों मूल अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं और दोनों मूल वास्तविक होते हैं, विद्यमान होते हैं। लेकिन अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा होता है, नेगेटिव होता है, अर्थात ऋणात्मक आ जाता है, तो उस द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। देखो, द्विघात जो समीकरण होता है उसका मानक रूप आपको कल भी बताया था, लेकिन शायद दिख नहीं पाया था। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0 और a का मान 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। इस प्रकार से इसको कैसे हम हल करते हैं, मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको कल बताया था। तो आज मैं आपको हल कैसे करते हैं ये ज़्यादा न बताकर एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ले लेता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे ये आपको समझा देता हूँ। बोर्ड 2013 के अंदर जो आया हुआ क्वेश्चन था, 6 नंबर का आया था, वो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन है 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क, बगीचा मान लो, पार्क मान लो, लेकिन वर्ताकार है, वर्ताकार पार्क की परिसीमा अर्थात चारों ओर परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा, एक बिंदु पर क्या करना है, पोल गड़ाना है, एक खंबा गड़ाना है। वो इस प्रकार गड़ाना है, एक खंबा इस प्रकार गाड़ना, पोल गड़ाना है, वो इस प्रकार से गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास, इस पार्क का एक व्यास है बीचों बीच में से जाने वाला, केंद्र से गुजरने वाला, एक व्यास के दोनों सिरों, व्यास के जो दोनों मुँह हैं, दोनों अंत है, सिरों मान लो या बिंदुओं मान लो, अंत बिंदुओं पर 2 फाटक बने हुए हैं। उन फाटकों से उस खंबे की दूरी का अंतर 7 मीटर होना चाहिए। इस प्रकार से ये पोल या खंबा गड़ाना है। तो बिंदुओं पर बने फाटकों, फाटक का मतलब गेट, बने 2 फाटक हैं, फाटकों ए और बी, इसका नाम ए और बी दे रखा है। ए और बी से जो पोल गड़ाया है, खंबा गड़ाया है, उसकी दूरी, खंबे की दूरी या दूरियों दोनों, खंबे से फाटक ए की दूरी और खंबे से फाटक बी की दूरी, इन दोनों में अंतर 7 मीटर का है। तो दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, इस प्रकार से हमें वो खंबा गड़ाना है कि दोनों दूरियों में अंतर 7 मीटर का हो। अर्थात फाटक ए की दूरी और बी की दूरी में अगर अंतर करके देखें तो 7 मीटर का अंतर है। एक की दूरी 7 मीटर ज्यादा है और एक की कम है। ये नहीं बता रखा लेकिन किसकी, ए की ज्यादा दूरी है या बी की ज्यादा दूरी है। यदि ऐसा संभव है, अगर यदि ऐसा संभव है तो फिर हमें वो दोनों दूरियां भी ज्ञात करनी है। तो क्या ऐसा
करना संभव है इस प्रकार से? क्या हम पोल जो गड़ा रहे हैं वो करना संभव है? और अगर संभव है तो हमें फिर वो ज्ञात करके बताना है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो फाटकों से कितनी दूरी पर कितनी दूरियों पर खंबा हमें गड़ाना है, कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है, ये हमें बताना है। देखो ये क्वेश्चन आया था BSER 2013 के अंदर, 6 अंक का 2013 के अंदर आया था। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि BSER 2016 के अंदर भी 13 से 2 साल छोड़ के बाद अर्थात 3 साल बाद में यही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। लेकिन किया क्या बोर्ड में, ये जो 13 मीटर व्यास दे रखा है इसकी जगह 17 मीटर दे दिया। 13 मीटर की जगह 17 मीटर व्यास, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन था, वही 6 अंक का। तो आपको ध्यान रखना है कि 2013 के अंदर 13 है तो 13 मीटर दे दिया व्यास, और 2016 के अंदर इसको दे दिया 17 मीटर, इस वृत्ताकार जो पार्क है उसका व्यास। और ये हल करवा लिया तो दोनों सेम से ही है। जहां 13 काम में लेंगे वहां पर अगर हम 17 काम में लेते हैं तो वो 2016 वाला क्वेश्चन बन जाता है, और अगर 13 काम में लेते हैं तो 2013 वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से ये 2 बार बोर्ड में आ चुका। अब हमें इसको सोल्व करना है, हल करना है। कैसे करना है? देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, और समझकर हम एक अच्छा सा शानदार सा अगर डायग्राम बना ले तो चित्र से, डायग्राम से देखकर हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मैं एक बार ऐसे एक वर्त का चित्र बना लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ताकार पार्क है तो वर्ताकार आकृति तो बनेगी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वर्ताकार पार्क है, हालांकि वर्त की तरह आकृति नहीं बन रही है क्योंकि हाथ से संभव नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी आप मान लो कि ये वर्त है, ये वर्ताकार पार्क है, और ये इसका केंद्र है मान लेते हैं ओ, और ये इसका व्यास हो गया A और B, ये A और B व्यास है, और ये वर्ताकार पार्क है अर्थात बगीचा है जिसके अंदर पेड़ पौधे या कुछ भी फूल आदि के पेड़ लगे हुए हैं, उनसे में कोई मतलब नहीं है। देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि 13 मीटर व्यास, अर्थात ये जो माप है ये व्यास की, ये कितनी है? 13 मीटर है, अर्थात इसकी लंबाई 13 मीटर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो वर्ताकार पार्क है उसका व्यास है 13 मीटर, अर्थात व्यास के दोनों जो अंतः सिरे हैं उन सिरों का इसने नाम बता रखा है A और B। क्यों? क्योंकि इन दोनों सिरों पर फाटक लगे हुए हैं, अर्थात गेट लगे हुए हैं। यहां पर ऐसे 2 गेट हैं अंदर जाने के लिए, और इधर भी ये गेट है, ऐसे कुल मिला के 1 और 1 2 गेट हैं इसके अंदर एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। इस वर्ताकार पार्क के अंदर अगर हम आए जाए तो इन दोनों गेट A और B से हम आ जा सकते हैं। तो ये A गेट और ये B गेट है, और इस दोनों के बीच की दूरी है 13 मीटर। कुल मिला के ये व्यास के रूप में अर्थात वृत्त के केंद्र से रेखा जा रही है। तो इस पार्क का जो व्यास है वो 13 मीटर है। अगर बोर्ड 2016 की बात करें तो इसमें बस 17 मीटर लेना है आपको। अब इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि पार्क की परिसीमा पर, ये परिसीमा जो इसकी परिधि है, ये जो इसका चारों तरफ का परिमाप है या आवरण है या ये परिमिति है, इसके ऊपर एक पोल गाड़ना है, एक खंबा गाड़ना है कहीं पर भी, अर्थात A और B को छोड़कर एक पोल गाड़ना है। लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना है कि वो पोल इस प्रकार से गाड़ना है कि फाटक A और B की जो दूरियां हैं उनमें अंतर 7 मीटर का रहे, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो तो हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि हमें खंबा कहाँ गाड़ना है वो बिंदु लगा देते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इस जगह ये बिंदु लगा दिया, यहाँ पर वो पोल है अर्थात ये P बिंदु है, कहीं पर भी लगा सकते हो आप, लेकिन थोड़ा इस प्रकार से लगाना कि एक से दूरी ज्यादा हो और कोई से भी दूरी कम हो एक से।
इसको आप यहां पर भी लगा सकते हो, ये कोई पाबंदी नहीं है कि इस बी से ये पोल ज्यादा दूर है या फिर ए से ही ये कम दूर है, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्पष्ट नहीं कर रखा है कि पोल ए से ज्यादा दूर है या बी से ज्यादा दूर है, या पोल ए से कम दूर है या बी से कम दूर है। लेकिन ये जरूर है कि एक से ज्यादा दूरी है और एक से कम दूरी है, अर्थात 7 मीटर का अंतर है, तो एक फाटक तो पोल से थोड़ा ज्यादा दूर रहेगा और एक कम दूर रहेगा, अर्थात 7 मीटर का अंतर रहेगा। तो ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, ऐसे नहीं कि हम बीचों बीच में कर दें और दूरियां बराबर सी हो। हालांकि क्वेश्चन तो अलग हो जाएगा, लेकिन दिखने में भी थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए, जो 7 मीटर का अंतर है वो लगना चाहिए। तो यहां पर मान लिया हमने कि ये पोल है, पी बिंदु है, XYZ कोई भी नाम दे दो, लेकिन आप चाहो तो पी नाम दे दो, क्योंकि पोल है तो पी से सही रहेगा। अब इसने कह रखा है कि ये जो खंबा गाड़ना है पार्क की परिसीमा पर, जैसे यहां पर पी बिंदु पे खंबा गाड़ दिया, वो इस प्रकार से गाड़ना है कि इसकी दूरी, व्यास के जो दो अंतर बिंदु हैं, जो दो फाटक बने हुए ए और बी, इन फाटकों से खंबे की दूरियां, अर्थात ये दूरी एक ही दूरी तो ये हो गई एपी, एक ही दूरी ये एपी है, और एक है ये बीपी, इसकी दूरी, ये दूरी, इन दोनों दूरियों में अंतर कितने का हो, 7 मीटर का अंतर होना चाहिए। ये कह रहा है ये कि इस प्रकार से गाड़ो कि ये 7 मीटर का अंतर रहे। तो यहां पर इन दोनों दूरियों में अंतर कितने का है, 7 मीटर का। डायग्राम के अनुसार, चित्र के अनुसार एपी में और पीबी में हम अगर 7 मीटर का अंतर करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस प्रकार से तो ये बीपी या जो पीबी है यही बड़ी है और एपी की दूरी कम है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, वो कम हो सकती है, ये ज्यादा हो सकती है, क्योंकि प्रश्न में कोई स्पष्ट नहीं कर रखा। तो ये बात हम लास्ट में कह देंगे कि बी से 7 मीटर ज्यादा दूरी है या फिर ए से 7 मीटर ज्यादा दूरी है, तो वो तो लास्ट में जब हम मान निकाल लेंगे, दूरियां आ जाएंगी, तब बता देंगे। तो यहां पर हमने ये पोल गड़ा लिया परिसीमा के ऊपर, बिंदु पी ले लिया, और ये दूरी एपी और ये जो दूरी बीपी है, इनमें 7 मीटर का अंतर है, ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, कहा गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें ये दूरी ज्ञात करनी है और ये दूरी ज्ञात करनी, तो इसके लिए हम क्या करें ऐसा कि ये माप आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दे रखा है कि इन दोनों दूरियों में अंतर 7 मीटर का है और व्यास है, अर्थात ये रेखा है 13 मीटर, इतना दे रखा है। अब देखो आपको ये ध्यान होना चाहिए, मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि वर्त क्या होता है, वर्त का परिमाप क्या होता है, ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, उसके अंदर देखो व्यास क्या करता है, वर्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात अर्धवर्त बनाता है। इस बी के ए बी के उधर अर्धवर्त है, इधर अर्धवर्त है, और अर्धवर्त पर ये पी कोण बन रहा है। अर्धवर्त पर जो बनने वाला कोण होता है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमेशा समकोण होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए कि ये पी कोण 90 डिग्री। अगर आप ये नहीं जानते हो कि ये पी कोण कितना डिग्री है, क्यों है, तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, क्योंकि अर्धवर्त पे आप इस पी को यहीं पर नहीं कहीं पर भी ले लो, ए और बी को छोड़कर किसी भी जगह पी बिंदु लेकर उस पी को ए और बी से आप मिला दो, तो जो कोण बनेगा पी पर ए और बी से रेखा खींचने पर वो 90 डिग्री आएगा। ये कन्फर्म है, ये परमेय। आप घर पे एक बार कोई सा भी वर्त का चित्र बनाना, व्यास खींच देना और परिधि पर कहीं पर भी एक बिंदु लेके उन व्यास के दोनों सिरों से मिलाना और उसको चांदे की सहायता से आप कोण को मापना, वो फिक्स 90 डिग्री आएगा, क्योंकि अर्धवर्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये पी कोण इस कारण से 90 डिग्री आ गया। और जब ये पी कोण 90 डिग्री आ जाता है तो ये जो त्रिभुज है ए पी बी, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। और समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें भुजाओं का माप ज्ञात करना है एपी का और पीबी का। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कर्ण, लंब और आधार अगर हमें ज्ञात करने में से कोई से भी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, बोधायन प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर आप जानते हो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार से फॉर्मूले होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये पी कोण 90 डिग्री क्यों आया, क्योंकि अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। व्यास के दोनों सिरों से को हम परिधि पर किसी भी बिंदु से मिला दे तो उस बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, आपको ध्यान रखना है।
तो अब आपके साथ एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक वर्ग था, उसका व्यास 13 मीटर था और परिधि पर एक बिंदु है जिसको हम ए और बी से मिलाते हैं, तो उन दोनों दूरियों में 7 मीटर का अंतर होता है और ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है क्योंकि अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। तो देखिए यहां पर हल करेंगे हम, इसको कैसे करते हैं हल। तो यहां पर ले लेते हैं, माना ओ केंद्र वाला कोई वर्ताकार पार्क है, वर्ताकार पार्क है जिसका व्यास ए बी बराबर 13 मीटर है और वह परिधि पर या परिसीमा पर, परिधि पर बिंदु P या खंबे के रूप में बिंदु P को A व B से मिलाने पर कोण APB बनता है। अब हम यहां पर ये बताएंगे कि ये P कोण कितना डिग्री है। तो हम लिखते हैं, चूंकि अर्धवर्त पर बनने वाला कोण समकोण होता है। क्या होता है? 90 डिग्री, समकोण या 90 डिग्री। समकोण का मतलब आप जानते हो 90 डिग्री होता है, तो ये समकोण होता है, इसलिए कोण APB 90 डिग्री है, इसलिए कोण APB बराबर 90 डिग्री। अब हमें इन भुजाओं को ज्ञात करना है, तो त्रिभुज समकोण हो गया, अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात त्रिभुज APB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो समकोण त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो इन दोनों भुजाओं में से AP और PB में से किसी एक भुजा को XYZ कुछ मान लेते हैं, कुछ माप मान लेते हैं, क्योंकि AB को और AP को हम अगर लेकर चलेंगे तो थोड़ा हल करने में दिक्कत होगी, बड़ा नाम लिखना पड़ेगा। तो आप XYZ कुछ भी मान लो, मान लेते हैं AP या PB में से कोई सा एक मान, आप K मान लो, N मान लो, XYZ कुछ भी मान लो। तो मैं K मान लेता हूं। देखो माना, क्या मान लेते हैं? PB, माना BP बराबर K है, X है, N है, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आप क्या मानकर हल करते हो, आपको क्या सुटेबल लगता है वो आप मान सकते हो। तो ये K मान लिया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ये PB क्या मान लिया हमने? K मान लिया। तो आपको पता है कि AP कितनी होगी, जो PB है वो और AP उनमें 7 मीटर का अंतर है, क्वेश्चन के अंदर 7 मीटर का अंतर दे रखा है, तो इसका मतलब वो 7 मीटर ज्यादा है, ये 7 मीटर कम है। अगर मैं आपको PB का माप दे दूं और ये पूछूंगी AP कितनी है, तो आप 7 मीटर घटा दो, उसमें से 7 मीटर कम कर दो, ये आ जाएगी, तो आप उसमें से 7 मीटर माइनस कर दो, तो ये आपका माप जो है ये आ गया K-7। एक भुजा K-7 है, क्योंकि एक का पता है तो वो दूसरी 7 मीटर कम है, घटा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत ही इजी आपका प्रश्न हो गया, अब आराम से हल कर सकते हो आप। पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या करना है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आप से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किधर भी लिखो चाहे इससे दोनों पक्ष बराबर होते हैं, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। इससे हम इसको सरल करते हैं, तो यहां पर माप है लंब स्क्वायर, दोनों में से किसी एक को लंब मान लो, आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, क्योंकि यहां पर कोण तो कुछ दे ही नहीं रखा कि आप कोण के सामने वाली भुजा को ही लंब या आधार मानो, और पाइथागोरस प्रमेय में आप किसी को भी लंब और आधार मान सकते, तो यही मान लेते हैं। यस, लंब स्क्वायर क्या है? K-7। यहां पर हमने BP K माना है, तो देखो ये BP K माना है, तो AP क्या होगी? यहां AP बराबर K-7 मीटर
होगी प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न में 7 मीटर कम के लिए कह रखा है। तो यहां पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, AP स्क्वायर प्लस आधार या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर क्या है, BP स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर क्या, AB, ये AB स्क्वायर। ये आप माप रखकर इनको सरल करोगे तो आपको सीधा मान मिल जाएगा, एक दी गया समीकरण बनेगा, उसको हल कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं माप लिख देता हूं, AP है K-7 K-7 और इसका होल स्क्वायर हमें करना है, प्लस BP, ये जो BP है वो क्या है, K है, K माना है या XYZ कुछ भी मानो, उसका वर्ग बराबर AB फाटक, ये व्यास A और B दोनों फाटकों के बीच की दूरी 13 मीटर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो ये 13 और इसका वर्ग। अब हमें इसको सरल करना है, बस आपको K का मान निकालना है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहां पर देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो आप जानते हो A स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस का B स्क्वायर होता है, अन्यथा आप K-7 को 2 बार लिख के गुणा कर लो। तो मैं सरल समीकरण से इसको खोल लेता हूं, आप K-7 गुणा K-7 करना और गुणा कर लेना, वही मान आएगा जो सरल समीकरण से आता है। तो देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, A स्क्वायर अर्थात K स्क्वायर माइनस का 2AB अर्थात माइनस का 7 गुणा K गुणा 2 अर्थात 7 दूनी 14 K, तो ये माइनस का 14 K हो गया, और प्लस का B स्क्वायर अर्थात 7 का वर्ग 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस K स्क्वायर और बराबर इधर आइए इस पक्ष में 13 का वर्ग होता है 169 अर्थात 169 होता है 13 का वर्ग। अब इसको सरल करें हम, चाहो तो यहां पर इस सरल समीकरण आप लिख देना, चूंकि A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस का B स्क्वायर होता है, तो उसके कारण आप ये खोल सकते हो। अन्यथा मैं आपको एक बार गुणा करके बता देता हूं, देखो K-7 के 2 घात है, तो K-7 को आप 2 बार लिखकर गुणा कर लो, क्योंकि स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। अब इनको गुणा करो आप, K को कैसे गुणा करते हैं, तो K स्क्वायर, K को -7 से गुणा करते हैं तो माइनस का 7K, 7 को करते हैं 7 को कैसे गुणा करते हैं तो माइनस का 7K, और माइनस के 7 को माइनस के 7 से गुणा करते हैं तो 7 7 49 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका K स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 7x माइनस का 14x क्या K माइनस का 14K और प्लस का 49, कुल मिला के K-7 का अगर हम विस्तार रूप करते हैं सरल समीकरण के अनुसार तो क्या आता है, K स्क्वायर माइनस 14K प्लस 49, K स्क्वायर माइनस का 14K प्लस 49, ये मान आता है। तो आप 2 बार गुणा लिखकर गुणा कर लो, वही बात है। अगर आपको सरल समीकरण नहीं आती तो कोई बात नहीं है, आप गुणा कर सकते हो आराम से, वही वो सरल समीकरण का मान होगा। तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए कि हम सरल समीकरण से ही करें, ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए इसको सरल करते हैं हम, यहां पर K स्क्वायर और K स्क्वायर समान जाति वाले पद है, दोनों सेम है, आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक K स्क्वायर और एक K स्क्वायर 2K स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 2K स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2K स्क्वायर। आगे देखिए माइनस का 14K है, तो ये माइनस का 14K, और ये जो 169 है उसको भी इधर ले आओ आप, इधर ऑलरेडी प्लस का 49 है, तो ये प्लस का 49 तो ये लिख दिया, और ये 169 इधर आएगा, क्योंकि हम द्विघात जो समीकरण है उसके मानक रूप में इसको व्यक्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको गुणनखंड या फिर द्विघाती सूत्र या पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो द्विघात जो समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है कि एक पक्ष के अंदर सभी चर अचर राशियां को ले आते हैं और दूसरे पक्ष में केवल शून्य को रखते हैं, तो उस प्रकार की स्थिति बना लेते हैं जिससे कि इसको हल करने में आसानी हो, और जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था वो आपके काम में आ सके यहाँ पर। तो ये 169 है, पॉजिटिव है, इसको बराबर के इस पक्ष में ले आते हैं, तो ये माइनस का बन जाएगा 169 और इधर बच जाएगा 0 अब देखिए 2K स्क्वायर माइनस का 14K 49 प्लस का है 169 माइनस का है, तो इसमें से इसको कम करके माइनस वाला जो जितना ज्यादा है वो लिख देते हैं हम। 9 में से 9 गया तो 0 बच गया, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, और 1 ऐसे कैसे बच गया बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अगर चाहो तो इसको और सरल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 2 से डिवाइडेशन हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो आप 2 का भाग दे दो और सरल कर लो इसको। 2K स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो ये आ गया K स्क्वायर, माइनस के 14K में 2 का भाग दिया तो ये आ गया 7K, और माइनस के 120 में 2 का भाग दिया तो आ गया 60 और 60 120, तो ये 60 आ गया बराबर 0।
ये आपका सिंपल सा सरल सा एक द्विघात समीकरण है जिसको आप आसानी से हल कर सकते हो। आप गुणनखंड विधि भी काम में ले सकते हो, जैसे 12 पंजे 60 माइनस के 7 के अगर आप टुकड़े करो तो माइनस का 12 के और प्लस का 7 के कर दो। 12 माइनस के 12 के में माइनस का 7 के ये 5 के जाएगा तो माइनस का 7 के बच जाएगा और 12 पंजे 60 भी जाएगा। तो आप गुणनखंड विधि से आसानी से कर सकते हो। मैं एक बार आपको गुणनखंड विधि से बता देता हूँ, फिर आप द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हो, उससे भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए इसके हम टुकड़े करेंगे तो के स्क्वायर माइनस का 7 के है, इसके 2 टुकड़े करने हैं, हमें 2 टुकड़ों में बांटना है। उन दोनों टुकड़ों का मान तो माइनस का 7 के ही रहना चाहिए कि किसी भी हाल में वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों टुकड़ों को गुणा करे तो वो इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये गुणनफल है माइनस का 60 के स्क्वायर। तो 60 की संख्या के फाड़े में आता है 12 पंजे 60 या 30 दूना 60 या फिर 60 एकम 60 या फिर 10 छिका 60। ये 4-5 स्थितियां बनती है, लेकिन उनमें हमें माइनस का 7 के रखना है। तो ऐसी स्थिति केवल मात्र 12 के 5 के में ही बनती है। तो यहां पर मैं माइनस का 12 के कर देता हूं, माइनस के 7 के को माइनस का 12 के बना देता हूं। तो माइनस के 12 के तो का मान तो है नहीं यहां पर, तो हम प्लस का 5 के और लिख दे 5 में, तो वही माइनस का 12 के बन जाएगा माइनस का 7 के। तो यहां पर मैं प्लस का 5 के लगा देता हूं। अब देखिए इसका मान माइनस का 12 के है, प्लस का 5 के है, तो इसका मतलब माइनस का 7 के ही है। और अगर इनको गुणा करें तो 12 पंजे 60 होता है, प्लस माइनस माइनस भी होता है इनके अनुसार, और के स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप ये टुकड़े कर सकते हो और ये बराबर माइनस का 60 बराबर 0। अब इनमें हम कॉमन लेते हैं। देखो इन दोनों के अंदर के उभयनिष्ठ है, के का भाग जाता है दोनों में, तो आप के कॉमन ले लो। यहां पर के कॉमन लिया तो के स्क्वायर में अंदर बचेगा के। यहां पर 12 के माइनस के 12 के में अगर आप कॉमन लेते हो तो बच जाता है माइनस का 12। आगे देखिए यहां पर दोनों के अंदर 5 का भाग जाता है, तो आप प्लस का 5 कॉमन ले लो। प्लस का 5 कॉमन लिया तो यहां पर के बचा, और यहां पर माइनस का 12 पंजे 60, 5 का भाग 60 में 12 बार जाता है, तो ये माइनस का 12 बच गया बराबर 0। अब देखिए आपके पास 2 गुणनखंड हो गए, एक तो के प्लस 5, ये के प्लस 5 के माइनस 12 से गुणा है, तो यहां पर दोनों से गुणा है, ये के माइनस 12 ये लिख दिया बराबर 0। तो इस प्रकार से आपके पास 2 गुणनखंड हो गए। इन दोनों गुणनखंडों के बराबर हम शून्य ये मूल निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर हम प्रथम मूल ज्ञात करें तो पहली स्थिति में हम आप इन दोनों गुणनखंडों में से किसी एक को उस पक्ष में ले जाओ। दोनों पक्ष आपस दोनों ये जो गुणनखंड है वो गुणा हो रहे हैं, अगर उस पक्ष में जाएंगे तो गुणा से भाग में जाएंगे उधर, और भाग में जाके भाग लगेगा किसमें 0 में, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम प्रथम के लिए क्या करते हैं, के प्लस 5 बराबर 0 कर लेते हैं। ये के माइनस जो 12 है इसको इस पक्ष में लाते हैं 0 की तरफ, तो 0 में भाग लग के ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और के प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहां पर देखिए के बराबर ये जो प्लस का 5 है वो इस साइड में जाएगा, तो किसका बन जाएगा माइनस का 5 बच जाएगा। तो एक के का मान तो ये माइनस का 5 आ गया। अर्थात आपने जो बीपी रेखा मानी थी, बीपी जो दूरी मानी थी वो के मानी थी, ये माइनस का 5 आ रही है, ये माइनस का 5 आती है। तो माइनस की तो दूरी होती नहीं है, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, इसलिए ये तो मान हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। दूसरा देखो आप, या फिर हम क्या लेते हैं, के माइनस 12 बराबर 0 ले लेते हैं। तो के बराबर ये माइनस का 12 इधर आएगा तो 0 में जाके जुड़ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये के का मान एक प्लस का 12 आ गया। ये 2 के मान आ गए। इन दोनों में से एक मान नेगेटिव है तो वो दूरी के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। तो यहां पर यहां के बराबर 12 है, क्योंकि माइनस का 5 नहीं हो सकता, क्योंकि दूरी माइनस की नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती। अगर प्लस की आती तो ये मान लेते, या फिर अगर कोई संख्याओं का प्रश्न होता तो वो चल जाता। तो ये के का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको पता है कि ये जो एपी है वो 12 से कम है, अर्थात 7 मीटर कम है, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 मीटर का अंतर है। तो एपी बराबर, यहां एपी बराबर हो गई
12 माइनस 7 मीटर। तो कितनी आ गई AP? 12 में 7 गया तो 5 मीटर। ये 5 मीटर है, कुल मिला के ये 5 मीटर और ये है 12 मीटर। आप लास्ट में लिखोगे कि अतः फाटक, एक फाटक से कोई सा भी A या B, इस डायग्राम के अनुसार, इस चित्र के अनुसार तो फाटक B से 12 मीटर दूर है और A से 5 मीटर दूर है, अर्थात A नजदीक है, B जो फाटक है वो दूर है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, फाटक A से 12 मीटर दूर हो सकता है और B से भी 5 मीटर दूर हो सकता है, क्योंकि हमने तो ये PB को पहले ही ज्यादा माना है, बड़ा माना है, तभी ये माइनस किया है, ये K माइनस 7 किया है इसके अंदर, तब ऐसा हुआ है। अगर हम यहां पर A लिख देते, यहां पर B लिख देते, तो फिर AP, ये जो AP है ये 12 मीटर आती और ये 5 मीटर आती। तो ये प्रश्न में ही स्पष्ट नहीं कर रखा है कि कौन सा फाटक ज्यादा दूर है और कौन सा फाटक खंबे से कम दूर है, लेकिन ये पता है कि दोनों की दूरियों में 7 मीटर का अंतर है, जो हमने निकाल लिया। तो आप नीचे आप लिख सकते हो कि अतः फाटक A से 5 मीटर दूर या अतः फाटक A से 5 मीटर दूर है खंबा, दूर है खंबा, वह B से कितना 12 मीटर दूर है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर फाटक A से 12 मीटर व B से 5 मीटर दूर है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं जो आपको स्पष्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं, वो आप ध्यान देना कि दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर 7 मीटर होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है कि दोनों फाटकों से दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो फाटक A से खंबे की दूरी अगर 12 मीटर है तो B से 5 मीटर है, और अगर B से 12 मीटर दूर है पोल की खंबे की दूरी तो A से 5 मीटर है। लेकिन दोनों में से किसी एक की दूरी 7 मीटर ज्यादा है और एक की दूरी 7 मीटर कम है। ये आपको लास्ट में अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना और ज्यादा लिखकर। तो मैं मानता हूं कि क्वेश्चन आ गया था, आ गया होगा, आपके समझ में आ गया था क्या? और आपको मैंने भी बताया कि यहां पर अगर 17 मीटर ले लेते हैं हम, ये 17 ले लेते हैं, तो जहां जहां यहां पर 13 है वहां पर ये 17 मीटर चल जाएगा और 17 मीटर के हिसाब से इसको हल कर लेंगे, जो बोर्ड 2016 के अंदर आया था, लेकिन 13 की जगह 17 मीटर था। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन था। लेकिन देखो यहां पर एक बात इसने पूछी थी कि क्या ऐसा करना संभव है, तो ये इसका तो हमने कुछ बताया ही नहीं। हालांकि लास्ट में बता तो दिया कि पोल 7 मीटर 5 मीटर दूर होगा, लेकिन इससे पहले हमें जांच करनी चाहिए थी मूलों की प्रकृति की, कि इसके मूल कैसे हैं, क्या है। तो जब हमने यहां पर एक द्विघातीय समीकरण बनाया था, ये द्विघात समीकरण बनकर जो तैयार हुआ था, ये k स्क्वायर माइनस 7k और माइनस का 60 बराबर 0। यहां पर हमें b स्क्वायर माइनस 4ac से इसकी जांच कर लेनी चाहिए। तो यहां पर देखो b स्क्वायर माइनस 4ac से जांच करें हम, तो यहां पर क्या है, a है, यहां a बराबर क्या है 1, क्योंकि k स्क्वायर से 2 घात वाले चर से सिर्फ 1 गुणा है तो 1 है। b बराबर 1 घात वाले चर से जो संख्या गुणा होती है वो b होती है, तो माइनस का 7, और c बराबर है यहां पर माइनस का 60। तो आप b स्क्वायर माइनस 4 इससे जांच कर लो, अर्थात b का मान माइनस का 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा a 1 गुणा c है माइनस का 60। तो इससे देखो आप क्या होता है, 7 7 49 प्लस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 चौका 24 240 हो जाएगा, और ये जुड़कर हो गया दोनों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो दोनों ही जुड़कर 9 और 4 और 4 8, और ये 289 आ रहा था। इसका मतलब ये पॉजिटिव मान आ रहा है, अर्थात अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, प्लस का आता है, पॉजिटिव आता है, तो दोनों मूल अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, और दोनों मूल विद्यमान होते हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर आपको ये पहले करके बता देना है कि अतः ऐसा करना संभव है, अर्थात इस प्रकार से पोल को हम गढ़ा सकते हैं, गाड़ सकते हैं,
जो दोनों से दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, और उसके बाद में आप नीचे इसको हल कर लेना, जो बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप हल करके बता देना कि फाटक 1 से 12 मीटर दूरी है पोल की और बी से 5 मीटर की है, या फिर बी से 12 मीटर दूर है और ए से खंबा 5 मीटर दूर है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब एक बार मैं यहाँ पर 13 की जगह 17 लेकर आपको और बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 13 की जगह हम 17 कर देते हैं, यहाँ पर भी 13 की जगह 17 कर देते हैं, और यहाँ पर जांच में भी हम उसी हिसाब से लेंगे। तो देखो 17 करने से ये किस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। पर्सन वो कभी रहेगा, अगर ये k है तो ये k माइनस 7 होगी क्योंकि 7 का अंतर है, लेकिन ये जो व्यास है वो 13 की जगह आपको 17 लेना है। वही अर्धवर्त का बनना कौन समकोण होता है, तो पाइथागोरस, ये कौन समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम क्या करते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कर लेते हैं। वही ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 13 की जगह केवल मात्र आपको 17 करना है और 17 का वर्ग करना है। अब 17 का वर्ग होता है, जानते हो आप, 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 14 और 4 18 और हासिल की 1 1 2 289 होता है। ये 17 का वर्ग 289 हो गया। सरसमें से हमने इसको खोल दिया। ये 289 इस पक्ष में लाएंगे तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये माइनस का हो गया इधर। और अब देखो 289 में 49 कम करेंगे तो 9 में 9 गया 0, 8 में 4 गया तो 4 ये बच गया, और ये 2 का 2 बच गया, तो ये 240 आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं है ऐसा कैसा। अब आगे का जो काम है वो मिटान कर बता देता हूँ आपको। देखिए आगे कैसे हल करना है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस 13 की जगह हम 17 लेकर 17 का वर्ग करेंगे तो 289 हो जाएगा, और 289 के हिसाब से अब इसको आगे सरल करेंगे। और ये मैं आपको द्विघाती सूत्र से बता देता हूँ, जिससे अभी गुणनखंड से बताया था वो तो समझ में आ गया। द्विघाती सूत्र से कैसे हल करते हैं वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 का भाग दे पहले, तो क्योंकि 2 से डिवाइडेशन हो रहा है, तो 2 का भाग दिया के 2k स्क्वायर में तो सिर्फ k स्क्वायर बचा, माइनस का 14k में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 7k, और माइनस का 240 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 120 आ जाता है। तो ये 120 आ गया बराबर ये 0। देखो यहाँ a बराबर कितना है, k 2 घात वाले चर से क्या गुणा है 1, तो a बराबर 1 है। b बराबर कितना है, माइनस का 7 है, और c बराबर कितना है, माइनस का 120 है। अब इनकी तुलना हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 इससे कर लेते हैं। इसकी तुलना पहले देख लें कि इसके मूल है भी या नहीं है, या ऐसा संभव भी है या नहीं है, खंबा गाड़ना भी संभव है या नहीं है, क्या पता 13 मीटर व्यास हो तब हो और 17 मीटर हो तब न हो। तो ये आपको देख लेना है तुलना करके। तो इनकी तुलना बी स्क्वायर माइनस 4ac से करने पर करते हैं हम। बी स्क्वायर, बी की जगह कितना लेंगे, माइनस का 7, और बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए 1 गुणा सी कितना है, माइनस का 120 है। इसको सरल करते हैं तो देखिए माइनस 7 का वर्ग होता है 49, और इधर माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 12 को 4 से गुणा करते हैं तो 12 चौके 48 और 1 0, तो ये 480 हो जाता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 0 और 9 9, 8 और 4 12 का दूगा, और ये 4 और 1 हासिल की 5 हो गया, तो ये 529। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, बड़ा है 0 से, इसलिए यह संभव है, या कह सकते हैं कि दोनों मूल विद्यमान है, दोनों मूल विद्यमान है, और वो खंबा गाड़ना भी संभव है, विद्यमान है, मूलों का अस्तित्व है। अब इसको हम सरल करते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र लगाते हैं हम, द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र, जो तो 1025 ईस्वी के अंदर श्रीधर आचार्य जी ने सूत्र दिया था, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। द्विघाती सूत्र है, यहाँ पर k है तो k बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
बटे वे 2a। इस फॉर्मूले से हम सरल कर लेंगे। देखो यहां पर दी गई सूत्र में हम मान रखते हैं, तो k बराबर माइनस बी, बी का मान है माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये तो आपने पहले ही मान निकाल लिया, अब तो दिक्कत ही नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो आप पहले ही मान निकाल चुके, अभी जांच की थी ना तभी आपने मान निकाल लिया, तो हम दोबारा से मान रखे सरल क्यों करें। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो ये आया हुआ, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 529 है, तो हम यहाँ पर 529 लिख देते हैं डायरेक्टली, काम में आ जाएगा यही। तो ये 529 और बटे हुए 2 गुणा 1 है a। अब इसको सरल करते हैं, तो k बराबर प्लस माइनस 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 सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 7 प्लस माइनस 529 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 529 का वर्गमूल 23 आता है। आप 23 को 23 से गुणा कर लो, 3 3 9, 3 दूना 6 दूनी 12 का 2 2 दूना 4 और 1 5, तो ये 23 आता है। आप 529 का अच्छी तरह से वर्गमूल निकाल लेना, वही मान होगा। तो ये 23 आ गया और बटे हुए 2। अब देखो इस 23 को एक बार प्लस का मानना है एक बार माइनस का, तो फर्तम के बराबर 7 प्लस 23 बटे हुए 2, तो ये हो जाएगा k बराबर 23 और 7 30, 30 बटे हुए 2, तो k का मान आ गया 15। एक k का मान तो कितना आ गया 15 आ गया। दूसरा, अगर हम दूसरा माप निकालें तो k बराबर 7 माइनस का 23 बटे हुए 2। आपको पता है कि माइनस का माप नहीं हो सकता, 23 माइनस का है 7 प्लस का है, 23 में 7 गया, तो इसका मतलब 16 बच गया माइनस का 16 बटे हुए 2, तो ये आ गया माइनस का 8 जो नहीं हो सकता, अर्थात दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये लिखकर छोड़ देना कि माइनस का 8 माप नहीं हो सकता क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए ये जो आपका बीपी माप है वो क्या है 15 मीटर है। अतः पी खंबा बिंदु या फाटक बी से कितना मीटर दूर है 15 मीटर दूर है, बी से 15 मीटर दूर, तथा ए से फाटक ए से क्या करेंगे हम 15 माइनस 7 कर देंगे क्योंकि 7 मीटर का अंतर है, तो 15 माइनस 7 बराबर कितना आया, 15 में 7 गया तो 8 मीटर दूर है। और ये इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 8 और 15 आ जाएगा, अर्थात एक फाटक से दूरी 8 मीटर तो दूसरे से 15 मीटर है, या एक किसी से 15 मीटर तो दूसरे से 8 मीटर जाएगी। कुल मिला के 8 और 15 मीटर की दूरियां हैं दोनों फाटकों की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो ये 2016 वाला क्वेश्चन बन जाता है अगर हम 13 की जगह 17 ले ले तो मैं मानता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, बहुत ही ईजी हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बोर्ड में आया हुआ लेकर बता देता हूं जिससे कि दी गई समीकरण का जो प्रोग्राम है वो पूरा आपको आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटान देता हूं, आप अच्छी तरह से उतार लेना, इसको देख लेना, अपनी रफ कॉपी के अंदर हल करके और देख लेना। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुई हो कुछ माप निकालने में तो हो सकता है आपके माप अलग आए, ये गलत हो जाए। आप अपने हिसाब से हल करना, इसको इसकी तरह न करके अपने हिसाब से जो समझा है उसके हिसाब से आप हल करना और वही आंसर सही होगा। तो अब हम एक दूसरा सरल सा छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2 क्रमागत पूर्णांक है, उनके वर्गों का योग कितना है 85 है। उन दोनों पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है। यह भी द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन ही है। 2 क्रमागत पूर्णांक, देखो क्रमागत पूर्णांक कहने का मतलब एक प्रकार से गिनती के बारे में आप जानते हो, कंटिन्यू आती है जैसे 1 2 3 4, अर्थात गिनती के अंदर कोई सी भी 2 संख्या हम लिख लें क्रम से आने वाली तो उनमें हमेशा 1 का अंतर होता है। जैसे 5 के बाद में 6 आता है तो 1 जोड़ने पर आता है, 6 के बाद में कितना आएगा तो 6 + 1 आएगा, अर्थात 7 आएगा 1 जोड़ने पर। कुल मिला के गिनती के अंदर प्रत्येक जो अंक है क्रमागत अंक है उनमें 1 का डिफरेंस होता है, 1 का अंतर होता है, या ये कहें हम कि गिनती हमेशा समांतर श्रेणी में होती है।
गिनती समांतर श्रेणी में चलती है, क्योंकि सार्वंतर हमेशा एक एक रहता है, समान रहता है, इसलिए वो समांतर श्रेणी के रूप में पाई जाती है। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड 2011 में आया हुआ कि दो क्रमागत पूर्णांक है, उनके वर्ग कर दें, हम उन दोनों के वर्गों को जोड़ ले, वर्ग करके स्क्वायर करके अगर जोड़ लें तो 85 योगफल आ जाता है। तो ये कौन से दो क्रमागत पूर्णांक है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उन दो क्रमागत पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 85 है, अर्थात 85 है। यह आया था BSER 2011 के अंदर ये क्वेश्चन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जैसे दो समधनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कर सकता है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग कर सकता है, या क्रमागत पूर्णांक। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो सम क्रमागत पूर्णांक हमेशा दो दो छोड़ के आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। तो सम संख्याओं में अंतर दो दो का रहता है क्रमागत संख्याओं के अंदर, और विषम संख्याओं के अंदर भी जो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं उनमें दो दो का अंतर होता है, जैसे 1 और 2, 3 और 2, 5 और 2, 7। तो इस प्रकार से 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें भी दो दो का अंतर होता है। तो सम पूर्णांकों के अंदर, क्रमागत सम पूर्णांकों के अंदर दो दो का अंतर होता है, विषम क्रमागत पूर्णांकों के अंदर भी दो दो का अंतर होता है। लेकिन क्रमागत पूर्णांकों की बात करें, सम और विषम की बात ना करें, तो क्रमागत पूर्णांक हमेशा क्रम से आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से कंटिन्यू आते हैं समांतर श्रेणी के रूप में। उनमें हमेशा एक एक का अंतर होता है। तो हल करते हैं हम इनको। मान लेते हैं दोनों पूर्णांकों में से कोई सा भी एक पूर्णांक, आप x, y, z कुछ भी मान लो, तो दूसरा उसमें एक जोड़ते ही आ जाएगा। जैसे मैं आपको ये कहूं कि एक संख्या 5 है, बताओ उसके अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, तो आप कहोगे कि 5 + 1 अर्थात 6 होगा। सीधी सी बात है। कुल मिला के एक जोड़ने पर अगली संख्या आ जाती है। या आप अगली संख्या मान लो, उसमें से पिछली संख्या ज्ञात करना चाहो तो एक घटा दो, लेकिन हम तो क्रम से ही मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पूर्णांक आपका कुछ क्या है, n है, तो दूसरा क्या होगा, n + 1 होगा। तो देखिए यहां पर हल करते हैं। माना प्रथम पूर्णांक n है, नंबर n है, इसलिए अगला क्रमागत पूर्णांक, वैसे तो पूर्णांक बहुत सारे आते हैं आगे, लेकिन क्रम से आने वाला तो एक जोड़ने पर ही आता है। अगला क्रमागत पूर्णांक n + 1 होगा। सीधी सी बात है। आपसे अगर कोई ये पूछे कि 8 के बाद में क्या आता है, 8 के बाद में अगला पूर्णांक क्या आता है, क्रमागत पूर्णांक क्या आता है, तो आप कहोगे 8 + 1 अर्थात 9 आता है। तो एक जोड़ने पर, यहाँ पर n संख्या का पता नहीं इसलिए हम +1 कर रहे हैं, नहीं तो हम सीधे जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो n + 1 होगा। अब देखिए आपके पास दो क्रमागत पूर्णांक हैं, एक तो n है और एक है n + 1। इन दोनों के वर्गों का योगफल 85 दे रखा है, 85 दे रखा है। तो हम दोनों का वर्ग करके जोड़ लेते हैं और वो 85 के बराबर कर लेते हैं, तो एक प्रकार से आपका समीकरण बन जाएगा और उसमें n का मान ज्ञात करते ही आपका पूर्णांक आ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार देखो, पहले दोनों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पूर्णांकों का वर्ग, दोनों पूर्णांकों का वर्ग होगा n² तथा n + 1 का होल स्क्वायर होगा। तो ये दोनों का वर्ग कर लिया। अब प्रश्न में कहा गया है कि दोनों के वर्गों का योगफल 85 है, 85 है। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, दोनों के वर्गों का योगफल 85। तो आप n² प्लस का n + 1 इसका होल स्क्वायर बराबर 85 है, 85 है। ये आपका एक दीगा समीकरण बन जाएगा और इसको हल करना है। तो खोलते हैं हम n + 1 को। देखिए n², यहाँ पर n + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये एक प्रकार से a + b का होल स्क्वायर वाली सरसमीका का रूप है। और a + b का होल स्क्वायर होता है तो उसका विस्तार रूप बन जाता है a² प्लस का 2ab प्लस का b², अर्थात a² + b² प्लस का 2ab। आप किसी प्रकार से लिख दो। तो इसको हम खोलते हैं, प्लस a² का मतलब n² प्लस का 2ab अर्थात एक n और इनका दुगुना 2n हो जाएगा, तो ये 2n, और प्लस b का वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है।
बराबर 85। अगर आपको सरसमीका से खोलना नहीं आता है तो इधर देखिए n प्लस 1 गुणा n प्लस 1, ऐसे दो घात है तो दो बार लिखे गुणा कर लेते हैं हम। n को n से गुणा करेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। n को 1 से गुणा करेंगे क्योंकि सबसे गुणा होगा तो n एकम n हो गया। अब इस 1 को भी हम इन दोनों से गुणा करेंगे। 1 को n से गुणा किया तो प्लस का 1n, 1 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 1, ये हो गया n स्क्वायर। 1n और 1n हो गया 2n और प्लस का 1, कुल मिला के n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस 1, अर्थात n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस 1, यही मान आ रहा है इसका सरसमीका से भी। तो आप सरसमीका से न खोल के आप दो बार गुणा कर सकते हो, आप के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम ये लिख दें, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, या फिर 2ab को पहले लिख दो, b स्क्वायर को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सरल करते हैं हम, 1n स्क्वायर और 1n स्क्वायर 2n स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2n स्क्वायर। कहने का मतलब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के बराबर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, उस प्रकार से विज्ञान के अंदर, तो आप उसको तो छोड़ो। ये 2n स्क्वायर प्लस का 2n, ये प्लस का 2n, और ये जो 85 है 85 है उसको आप इधर पक्षांतर कर दो, इस पक्ष में ले आओ, लाकर लिख दो। इधर पहले से 1 था, 85 आएगा प्लस का तो किसका बन जाएगा, माइनस का, और इधर रह जाएगा 0, ये 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस का 2n, ये प्लस का 2n, और 85 माइनस का है, प्लस का 1 है तो ये 84 बचेगा माइनस का, क्योंकि 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर 84 बच जाएगा, माइनस का 84 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तीनों सभी जो पक्ष हैं इनमें सब संख्याएं हैं वो 2 से डिवाइडेशन है, 2 से कट रही है तो आप काट दो, अगर नहीं काट दो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सरल कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 से काट लेते थोड़ा सरल हो जाता है, तो 2 से हम भाग दे देते हैं। 2n स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो ये आया n स्क्वायर, प्लस के 2n में 2 का भाग दिया तो आया n, और माइनस के 84 में 2 का भाग देंगे तो ये 42 आ जाएगा, अर्थात माइनस का 42, और 0 में आप 2 का भाग दोगे तो आप जानते हो वो तो 0 ही रहेगा। 0 में किसी संख्या का भाग दो हमेशा 0 आता है, लेकिन ध्यान रखना शून्य का नहीं देना है, शून्य का भाग देने पर वो अनंत हो जाता है। अब आप इसको गुणनखंड विधि से, द्विघाती सूत्र से, या कोई से भी जो तरीका है पूर्ण वर्ग वाली विधि उससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो सीधे ही हम गुणनखंड से कर सकते हैं, क्योंकि ये 42 हो रहा है तो 7 छिके 42 कर दो आप, 7 और 6 ये टुकड़े कर दो, तो ये देखिए n स्क्वायर प्लस का n है तो मैं इसको 7n प्लस का बना देता हूँ। देखो 1n था प्लस का, मैंने इसको 7n प्लस का कर लिया, तो आपको पता है प्लस का 1n ही रखना है, वो बात रखनी है तो हमें माइनस का 6n कर देना है, अर्थात माइनस करना पड़ेगा, तो ये 6n हमें वापस घटा देता हूँ, जिससे कि बात वो की वो बनी रहे, ये 1n ही है प्लस का, लेकिन इनको गुणा करें तो 7 छिके 42 होता है, अर्थात वो इसके बराबर होता है, माइनस का 42 n स्क्वायर के बराबर होता है अगर इनको गुणा करें तो ये माइनस का 42 बराबर 0। तो ये ध्यान में रख कर आपको टुकड़े करने हैं, जो दोनों टुकड़े करोगे इसके, उन दोनों टुकड़ों का जो मान है, वैल्यू है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दोनों टुकड़ों को अगर गुणा करके देखें तो वो गुणनफल a और c, ax स्क्वायर और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, अर्थात ये माइनस का 42 n स्क्वायर हो रहा है, तो इस n के भी आप ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका गुणनफल माइनस का 42 n स्क्वायर ही रहे। तो आप प्लस का 7n और माइनस का 6n के आप ये गुणा करके देख लो, माइनस का 42 n स्क्वायर होता है, तो ये गुणनखंड से आप आराम से कर सकते हो। इन दोनों के अंदर n कॉमन है तो ये n कॉमन लिया, n स्क्वायर में n कॉमन लिया तो यहाँ पर n बच गया, और प्लस का 7n में n कॉमन ले लिया तो प्लस का 7 बच गया। आगे देखिए इन दोनों में माइनस का 6 कॉमन है, माइनस भी दोनों में है और 6 भी कॉमन है, तो ये माइनस का 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर तो बचा प्लस का n, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले गए तो प्लस का ही बचेगा, प्लस का 7 छिके 42 7, या आप वापस गुणा करके देखो, माइनस का 6n और माइनस प्लस प्लस का माइनस प्लस गुणा होकर माइनस का 6 7 42 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 2 गुणनखंड हो गए, n माइनस 6 गुणा n प्लस 7 बराबर 0, दोनों में मान निकालना है हमें, तो या तो क्या करते हैं हम, इसको रहने देते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो या तो n माइनस 6 बराबर 0, इसलिए n बराबर हो गया प्लस का 6, या फिर हम क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं, इसको ले जाते हैं, तो दूसरा, या फिर
n प्लस 7 बराबर, इसको उधर 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा से इधर जाकर भाग लगेगा और 0 में भाग लगने पर शून्य हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो इस प्रकार से n बराबर आ गया माइनस का 7। तो n के दो मान आ गए, 6 भी है n का मान और माइनस का 7 भी है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस का जो 5 है वो माइनस का 7 था वो छोड़ दिया था, वैसा यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि संख्याएं माइनस की भी होती है प्लस की भी होती है। पूर्णांक हमेशा माइनस के भी हो सकते हैं प्लस के भी हो सकते हैं, तो दोनों ही मान यहाँ पर वैलिड है। तो हम लिखेंगे अतः प्रथम क्रमागत पूर्णांक क्या है, 6 है, तो अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, 6 प्लस 1 बराबर 7 होगा, प्लस का 7 होगा। अगर या फिर प्रथम क्रमागत पूर्णांक क्या है, माइनस का 7, माइनस का 7 है, तो अगला क्रमागत पूर्णांक, अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, माइनस का 7 प्लस का 1, 1 जोड़ने पर आता है हमेशा, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 6 होगा। और ये ही मिलकर हो जाएंगे आपके आंसर। कुल मिला के डबल डबल दो आंसर होंगे, अर्थात माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, ये भी क्रमागत पूर्णांक है और ये भी क्रम से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे माइनस का 7 में 1 जोड़ो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस के 6 में 1 जोड़ो माइनस का 5 हो जाएगा, बढ़ता जा रहा है और फिर 0 से आकर फिर 1 2 3 4 ये पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही डबल डबल आंसर हो गए। अर्थात प्रथम पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक अगर 6 है तो अगला है 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और अगर प्रथम क्रमागत पूर्णांक माइनस का 7 है तो अगला जाएगा माइनस का 7 प्लस का 1 माइनस का 6 आ जाएगा। आप यहाँ पर माइनस का 8 मत कर देना कि माइनस का 7 और 1 माइनस का 8 कर दो। माइनस का 8 तो घटता हुआ पूर्णांक है, अगला नहीं है, वो तो उल्टा पिछला है। माइनस के 7 से पिछला पूर्णांक है माइनस का 8, माइनस के 8 से भी पिछला है माइनस का 9, तो वो तो घटता हुआ हो गया। हमें बढ़ता हुआ आगे वाला क्रमागत पूर्णांक निकालना है। तो माइनस के 7 के बाद में क्या आता है, माइनस का 6, माइनस के 6 के बाद में क्या आता है, माइनस का 5, माइनस के 5 के बाद में माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0 और फिर 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात दोनों क्रमागत पूर्णांक 6 7 या फिर माइनस का 7 माइनस का 6 है। अतः दोनों पूर्णांक 6 7 या माइनस का 7 माइनस का 6 है। यहां पर भी आपको माइनस का 6 पहले नहीं लिखना है, पहले माइनस का 7 लिखना है, क्योंकि माइनस के 7 के बाद में माइनस का 6 आता है। अगर माइनस के 6 के बाद में आप माइनस का 7 लिखोगे तो फिर इसका मतलब यह है कि माइनस के 6 के बाद में माइनस का 7 आता है, जो गलत है। अर्थात अगर प्रथम पूर्णांक माइनस का 6 है तो अगला आएगा माइनस का 5, लेकिन अगर माइनस पूर्णांक यहाँ पर माइनस का 7 है तो अगला पूर्णांक माइनस का 6 आएगा। तो इस प्रकार से लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने अगला पूर्णांक निकालने के लिए प्लस 1 किया है, जबकि अगर सम पूर्णांक का एक क्वेश्चन आता, जैसे दो सम पूर्णांकों का योगफल अगर 100 हो तो उन दोनों में अंतर 2 का होना चाहिए, क्योंकि सम पूर्णांक हमेशा 2 छोड़कर आता है। जैसे 2 के बाद में अगला पूर्णांक आएगा 4, 2 जोड़ने पर आएगा। अगर विषम पूर्णांकों का क्वेश्चन होता है कि उन 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कुछ भी हो, तो विषम पूर्णांकों में हम एक पूर्णांक x y z मानकर उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला पूर्णांक आएगा। तो सम पूर्णांक आए या विषम पूर्णांक आए, 2 जोड़ने पर ही अगले पूर्णांक आते हैं। यहाँ पर यह भी नहीं कह रखा है कि वो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हमें यहाँ पर दोनों ही आंसर बताने हैं। अगर यहाँ पर यह देता है कि उन 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करो, अगर धनात्मक दे दिया जाता तो हम ऋणात्मक वाले को छोड़ देते, लेकिन पूर्णांक तो धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, इसलिए इसने यहाँ पर धनात्मक नहीं लगाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये धनात्मक पूर्णांकों की बात नहीं करता, तो आपको माइनस वाला भी मान बताना है, प्लस वाला भी बताना है। अगर यहाँ पर कभी कभी धनात्मक पूर्णांक दे देता है तो फिर आपको प्लस वाली पॉजिटिव वाली संख्या ही लिखनी है, माइनस वाले पूर्णांकों को छोड़ देना है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये आपको अच्छे तरह से समझकर हल करना है, और जो पूछा गया है वो ही आपको बताना है। कोई जानकारी छोड़नी भी नहीं है, तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बताना भी नहीं है। एक्स्ट्रा तो फिर भी बता सकते हो, लेकिन
छोड़ना कुछ नहीं है, प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से हल होना जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि द्विघात समीकरण वाले जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के आपके समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं कि आप और अन्य क्वेश्चनों को भी हल करोगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप, क्योंकि बहुत सारे द्विघात समीकरणों के क्वेश्चन हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको आए ही, तो आप नहीं आए तो कोई सा भी द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो। हम उसका सॉल्यूशन जब भी समय मिलेगा उसके अनुसार आपको व्हाट्सएप पर या किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। तो इस द्विघात समीकरण वाले चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार करना। मेरे हिसाब से लगभग थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो गया है चैप्टर। बाद में जब यथावत क्लासेस चलेंगी तब आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देंगे क्लास में, पूरा कोर्स वापस दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे तब सब प्रश्नावलियों के सभी चैप्टरों को हम वापस आपको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।